राम राम एवरीबॉडी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करते हैं। जो हमने टॉपिक शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई, तो वो हम फिर से उसको रीशूट करके आपके लिए उसको दोबारा से डाल रहे हैं। अभी हमारे सर बैठे हुए हैं, ये दो साथी ये देख रहे हैं, तो इनको बुलाएंगे आपके लिए ताकि आपको कुछ मैसेज दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी से आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि अपनी कॉपी पेन उठाकर आप नोट्स बनाइए और इन्जॉय करिए क्लास का। और तो क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलो। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था कि डिमांड का लॉ क्या होता है, कि डिमांड कैसे काम करती है। ठीक है, हमने एक चीज़ सिंपल सा देखा था कि प्राइस के इन्वर्सली होती है डिमांड। मतलब प्राइस किसी चीज़ के बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी। ये बात हमने अच्छे से कल सीख ली थी। अब उसी में कुछ आगे हम पढ़ेंगे और आज जो हमारा मेन कोर टॉपिक होगा वो रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उससे पहले मैं आपको कुछ दो तीन बातें और समझा देता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है वो देख लेते हैं, क्या है वो इम्पोर्टेंट बातें। चलो बच्चे, तो आज का सबसे पहले हम ये सीखेंगे एक्सेप्शन ऑफ। नमस्कार साथियों, सुनील सर का स्वागत है हमारे इस लगा मंच पर। दो आग पानी में जवानी हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की वो हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। शाबाश सर, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अरे मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। एक मैथ के उभरते हुए स्टार जिन्होंने नारनौल क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई मैथमेटिक्स में, और बच्चों को जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स की, और ये कलम उठा लिया और इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे गुरुजनों को हाथ जोड़ के मेरा नमन है जो हर टाइम हर समय बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर ये नमन जी, आपका बड़प्पन है और मैं आपका मैं धन्यवाद आपका करना अभिनंदन चाहूंगा करता हूं इसके लिए। बैक टू एजुकेशन में। सर ये इकोनॉमिक्स जो है हाँ जी सर। इसका कितना प्रभाव रहने वाला है सीटी मेंस में? सर इसका जो जहाँ तक मैं खुद अपने निजी तौर पे सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड को ये देना ही नहीं होता तो फिर वो सिलेबस में नहीं डालते। हरियाणा जीके और इकोनॉमिक्स वगैरह ये इनका बहुत प्रभाव रहेगा। रीजनिंग मैथ फिर भी कम होंगे लेकिन ये पूरे आएंगे। सर जैसे अब की बार नया सिलेबस ऐड किया गया सीटी मेंस में। यस सर। अगर क्वालिफाई होता है नहीं होता ये तो अलग विषय है, हमारा विषय नहीं है, कोर्ट का विषय, सरकार का विषय है, बिल्कुल सर। वो हमारा विषय नहीं है। तो सर आपका मानना ये है कि कहीं ना कहीं नए सब्जेक्ट मेरिट के अंदर एक प्रभाव डालने का बिल्कुल सर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। जो नॉर्मल बच्चा है लंबे समय से मैथ पढ़ता रहा है, हाँ रीजनिंग पढ़ता रहा, वो हरियाणा जीके भी पढ़ता रहा। बिल्कुल सर। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, हाँ, हरियाणा इकोनॉमिक्स, बिल्कुल तो ये सर। प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे सर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सर को भी, कल सर ने भी कहा है कि मैं इकोनॉमिक सर्वे बच्चों को कराऊं। मैंने कहा सर बहुत अच्छी पहल है आपकी, एक बार जरूर इकोनॉमिक्स सर्वे कराना आप सर। हरियाणा में आपको पूरा एक मैराथन करवाऊंगा बच्चों। सर लगभग वो 197 नंबर का पीडीएफ था वो। हाँ वो सर, हाँ, वो तो आपकी बहुत अच्छी पहल रहेगी। हाँ, और तो बच्चे आपको याद करेंगे हमेशा। तो सीटी मेंस के लिए बेटा कम समय बचा है, कुछ तुम लगाओ कुछ हम लगाएंगे और अब की बार सीटी पार करके दिखाएंगे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे सुनील सर हरियाणा जीके के उभरते हुए सितारे, और हमारे सूर्यदेव सर, राकेश यादव सर, मोहित सर, ये सभी टीम है। और इसी के साथ हम सब मिलके काम करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, टॉपर्स एकेडमी का जो ऑफलाइन स्टाफ है वो बैक टू एजुकेशन पे अब आपके लिए ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे बच्चे, जो आपने पढ़ा होगा ना, चूक न जाना ओल्ड का खाना, वैसे ही है चूक न जाना बैक टू एजुकेशन का खजाना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखते हैं आज की क्लास में कि एक्सेप्शन क्या है, एक्चुअली किस चीज का एक्सेप्शन है, क्या होता है एक्सेप्शन। देखो हिंदी में आप सभी जानते हो अपवाद। अपवाद मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं जब कीमत बढ़ेगी डिमांड कम होगी, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें कीमत बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती है, जबकि घटनी चाहिए लेकिन वो बढ़ती है।
जिनमें सीधा संबंध होता है, घटने पे घटेगी, बढ़ने पे बढ़ेगी, उसी को कहते हैं हम एक्सेप्शन। मतलब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती, तो उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके 5-7 मिनट का ही टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान सा है, आप सभी ने देखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा वो हम देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्पिक्यूशियस गुड्स। अब ये आपके लिए एक नया शब्द आया है, कॉन्सिपिक्यूअस गुड्स, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, देखो मैं आपको पहले एक बार जनरली इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप हिंदी में कहें इसको, तो हिंदी में कहेंगे महंगी वस्तुएं। मतलब जहाँ पे भी ये शब्द आए उसका आप मोटा मोटा ये मान के चलना कि थोड़ी महंगी, अबव एवरेज, ठीक है। देखो बच्चे, होता क्या है, हमारे समाज में, सोसाइटी में एक ट्रेंड है, और आप सभी जानते हैं क्या ट्रेंड है, कि जो जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी ना, वो हमें उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। मतलब एक एल्टो कार है और एक उससे ऊपर की i20 कार है, तो एल्टो कार में और i20 कार में है दोनों कार, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन i20 हमें ज़्यादा संतुष्टि देती है एज कंपेयर टू एल्टो। समझ पाए मेरी बात को? मतलब कि जो महंगी वस्तुएं होंगी वो हमें ज़्यादा संतुष्टि देती है। इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि हम जब संतुष्टि की बात करने लगेंगे तो हम फिर प्राइस को देखते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी परिभाषा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इट assumes that commodity having higher price gives higher utility। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जहां पे भी आपको ये यूटिलिटी शब्द दिखाई दे, ठीक है, तो इसका आप एक ही मतलब मान के चलना, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मतलब यूटिलिटी शब्द का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या मान के चलोगे आप मेरे प्यारे छात्र छात्रा हो, इसको हम मान के चलेंगे सेटिस्फैक्शन। तो इट अज्यूम दैट कमोडिटी हैविंग हायर प्राइस गिव्स हायर यूटिलिटी एंड लोअर प्राइस गिव्स लोअर यूटिलिटी। मतलब क्या हुआ, जैसे जनरल एग्जांपल की बात करूं मैं, इसकी एग्जांपल से समझ जाओगे आप। डायमंड, ठीक है मेरे भाई। अब डायमंड है, डायमंड की कीमत ज़्यादा होती है, आप सभी जानते हो। एक व्यक्ति सोने की रिंग पहनता है, एक डायमंड की रिंग पहनता है, तो जो डायमंड की रिंग पहनता है उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। क्यों है? क्योंकि उसने उसके लिए पैसे भी तो ज़्यादा दिए हैं। अब जिसको संतुष्टि डायमंड की रिंग से मिलती है, अब डायमंड के प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो क्या वो उसे नहीं खरीदेगा? वो तो खरीदेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, इसकी डिमांड पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो जो सेटिस्फैक्शन उसको डायमंड से मिल रहा है, सोने की रिंग से मिल ही नहीं रहा। तो अब डायमंड के प्राइस चाहे 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, खरीदने वाले को तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे इनमें कैसा रिलेशन होता है मेरे भाई? डायरेक्ट रिलेशन। ये बात हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटने के साथ डिमांड घटेगी। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात मैं आपको समझा पाया। अब इससे आगे बढ़ते हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे क्या है देखो। दूसरा कॉन्सिपिक्यूअस नेसेसिटीज। ये क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब तो हम समझ ही गए हैं। अब नेसेसिटीज आ गया। देखो होता क्या है कि आजकल हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें रेगुलर यूज के कारण इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है कि उनके दाम बढ़ेंगे तो भी हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम उनको खरीदेंगे, बढ़े हुए दामों में खरीदेंगे, उनकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल जैसे टीवी, एसी, कूलर। अब देखो भाई
पंखे से भी हवा मिलती है, एसी से भी हवा मिलती है, कूलर से भी हवा मिलती है, हम अच्छी तरह जानते हैं, समझ पाए। लेकिन ये नेसेसिटी, आवश्यक बन गई है, हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है ये चीज़ें। अब इनके प्राइस बढ़ेंगे तो भी इनकी डिमांड में फर्क पड़ेगा नहीं, डिमांड बढ़ेगी साथ साथ, प्राइस कम होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही है कि जो कुछ महंगी चीज़ें हैं लेकिन वो नेसेसिटीज है, डायमंड नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, हमें वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देता है, बात अलग है, लेकिन ये हमारी नेसेसिटीज है। अब गर्मी आ रही है तो कूलर से हमें चाहिए ही चाहिए कूलर नॉर्मल घरों में, ठीक है। तीसरी, स्पेक्युलेटिव गुड्स। अब ये स्पेक्युलेटिव गुड्स क्या होते हैं बच्चे, एग्जाम्पल समझ जाओगे आप, एग्जाम्पल जैसे शेयर्स। अब देखो, ये तो आप सभी ने जनरली सुना ही होगा कि जैसे जैसे शेयर के दाम बढ़ते जाते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है, मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड घटेगी। मतलब कैसा रिलेशन है मेरे भाई, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि होना कैसा चाहिए था, इनवर्स, लेकिन है कैसा, डायरेक्ट। ये एक्सेप्शन है, ये क्या है मेरे भाई, एक्सेप्शन। जैसे आपने जनरल देखा होगा, जब शेयर किसी कंपनी के बढ़ते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं उनको कि भाई शेयर बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब शेयर के दाम कम होने लग जाते हैं तो लोग उनको कम खरीदते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अब कम हो रहे हैं, प्रॉफिट में नुकसान होगा, तो इससे अच्छा है इसी में बेच दें हम, कीमतें गिरती रहेंगी और लोग वहाँ बेचते रहेंगे। तो ये होते हैं स्पेक्युलेटिव गुड्स। तो इनमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, डायरेक्ट रिलेशन होता है, कीमत बढ़ने के साथ डिमांड भी क्या होती है मेरे भाई, बढ़ती है। अब अंतिम बात करते हैं हम इसके बारे में, वो क्या है, फोर्थ, गिफन गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना हमेशा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं गिफन गुड्स होते क्या है। जनरली नॉर्मल पृष्ठभूमि का बच्चा भी है, उसको ये पता ही होता है कि इकोनॉमिक्स में कई बार हमसे कोई जिसको पता नहीं है वो हमसे कुछ पूछेगा तो पूछेगा कि अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ता है, हाँ पढ़ता हूँ भाई मैं, तो ये बता गिफन वस्तुएं क्या होती है, चाहे उस खुद को मत पता हो लेकिन हमें बता दे गिफन वस्तुएं क्या होती है। तो हमें पता होनी चाहिए गिफन वस्तुएं क्या होती हैं। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता मेरे भाई। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गिफन वस्तुएं होती क्या एक्चुअली। तो देखो क्या होता है, such type of inferior goods having direct relation with price। मतलब वो निम्न स्तर की वस्तुएं जिसका डिमांड के साथ, प्राइस के साथ सीधा संबंध होता है। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। हुआ क्या, देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ गिफन नाम क्यों पड़ा। गिफन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंग्लैंड का एक अर्थशास्त्री था गिफन, उसने इन वस्तुओं के बारे में बताया था, इसलिए हम उनको कहते हैं गिफन वस्तुएं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, होती कौन सी है, तो कोई वस्तु गिफन वस्तु है या नहीं है वो वही बात है। हमने एक चीज पढ़ी थी इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हमने लास्ट क्लास में जो हमारी हुई थी ऑनलाइन, किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो वो देख लेना, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको और अच्छा अप्रिसिएशन मिला आप सभी के तरफ से। और देखो बच्चे, मेरा तो एक मानना है बहुत से बच्चे इन क्लासों को देखते भी होंगे, ठीक है, लेकिन हर बच्चा नहीं समझ सकता इन चीज़ों को। जो कुछ समझने वाले हैं वो ही समझेंगे। और मेरा एक नियम ये है कि चाहे हमारी क्लास से 5 बच्चों का फ़ायदा हो जाए, मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। अगर आप जितने बच्चे इस क्लास को देखोगे उसमें से 5 को भी अगर फ़ायदा होगा ना, तो मैं तो समझूंगा मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। समझ में आ गई बातें। तो इसलिए टाइम पास के लिए नहीं, देखो भाई मेहनत के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, ये मेहनत तो करवा सकता हूँ पढ़ाने के अलावा, बाकी तो मुझे इसमें ऐसा मेरे में कोई खास है नहीं चीज़ जिसके लिए आप कहोगे। तो यही है, पढ़ाने के मामले में मैं परफेक्ट हूँ और जिस विषय को पढ़ाऊँगा उसको पूरे शिद्दत से करवाता हूँ।
ये मेरा नियम है, ठीक है। बचपन से एक ही चीज़ सीखी है, लोगों, हमारे स्कूल में एक लाइन लिखी हुई थी, कर्म ही पूजा है, और वो लाइन आज भी मैं फॉलो करता हूँ। रियल में कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म कीजिए, वो सबसे बड़ी पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आप पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़िए, तैयारी कर रहे हो अपने सिलेक्शन की, मन लगा के तैयारी करिए। सभी टीचर स्टाफ आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनका उम्मीदों पे खरा उतरिए, बस यही है, ठीक है मेरे भाई। तो पढ़ाते फिर करते हैं शुरुआत। इमोशनल कर देते हो तो मुझे सेंटी कर देते हो बेवकूफ़ हो। चलो करते हैं भाई। देखो, तो मैंने ये बताया था कि कोई भी वस्तु नॉर्मल गुड नहीं होती, कोई भी इन्फीरियर नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम तुलना किसकी करना चाह रहे हैं। जैसे गेहूं बाजरे का एग्जाम्पल जनरली मैंने आपको दिया था शायद, तो गेहूं नॉर्मल गुड है, बाजरा इन्फीरियर गुड है। ऐसे ही हुआ क्या इंग्लैंड में कि वहां पे लोग बाग ब्रेड और मीट, दो चीजों का कंजप्शन करते थे। इसी से आप समझ जाओगे कि ये गिफन वस्तुएं क्या हैं। ब्रेड और मीट, गिफन था, उसने भी यही चीज नोटिस की। हुआ क्या कि इस ब्रेड के दाम बढ़ गए। ब्रेड के दाम क्या हो गए? बढ़ गए। अब ब्रेड के जब दाम बढ़े, होना ये चाहिए था कि ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसका उल्टा। क्या उल्टा हुआ कि जब ब्रेड के दाम घटे ना, बढ़े ना, तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई। मतलब जैसे हुआ क्या कि मैं मान लो पहले 10 रुपए की ब्रेड आती थी, इसका लोग कंजप्शन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रेड के दाम 15 रुपए हो गए, तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई, जबकि होना उल्टा चाहिए था। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड कम हुई नहीं, एक्चुअली डिमांड बढ़ी। क्यों हुआ ऐसा? उसका कारण उसने फिर सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। फिर उसने एक एनालिसिस किया, और फिर क्या एनालिसिस किया ये देखो भाई। देखा, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। मान लो एक व्यक्ति 10 रुपए इस पे खर्च कर रहा था और 50 रुपए इस पे खर्च कर रहा था पहले, क्योंकि मीट महंगा है, ब्रेड सस्ती है, तो ब्रेड के ऊपर 10 रुपए में काम चल जाता था, मीट 50 रुपए में काम चल जाता। अब हुआ क्या कि इसके दाम बढ़ गए, 15 रुपए हो गए इसके, मान लो सपोज कर रहे हम तो 15 रुपए होने से क्या हुआ कि होना ये चाहिए कि भी मीट की डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि दोनों साथ साथ यूज होते हैं। लेकिन मीट के प्राइस ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि हम इसकी डिमांड बढ़ाएंगे तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल और हो जाएगा, हमारी जेब के ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालेगा। एक मिनट बच्चों, अभी ये हमारे बैटरी के जो है ना, इनके जो सेल है वो चेंज कर लेता हूं मैं। 1 मिनट के लिए आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, ठीक है? मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। पांडु लूट माएंगे, ठीक है बच्चों? भाई बहुत खर्चो कर रहा था पे, सेल भी नया डालना पड़ी सी हर 1 घंटा में। नू ही सोचो, नू ही क्लास चल रही ऑनलाइन, कमाल करते हो बाबू। देखो, तो हुआ क्या, 15 रुपये आएगा, तो होना क्या चाहिए कि भाई मीट की डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके ऑलरेडी प्राइस इतने ज़्यादा थे कि अगर हम इसकी डिमांड और बढ़ाते तो हमारी जेब पे बहुत ज़्यादा असर डालता। तो लोगों ने क्या किया, इसका कंजप्शन तो कम कर दिया थोड़ा सा, और इसका कंजप्शन बढ़ा दिया। जो न्यूट्रिशन की मात्रा मीट से उन्हें कन्वर्ट करनी थी, वो उन्होंने क्या कर दी, ब्रेड में बढ़ा दी। समझ पाए? ब्रेड में क्या कर दी उन्होंने, उस चीज को बढ़ा लिया। मतलब हुआ ये कि ब्रेड के प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड भी क्या हो गई मेरे भाई, बढ़ गई। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था। तो इसी को उसने नाम दिया कि ये गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं मतलब वो निम्न क्वालिटी की वस्तुएं जो डिमांड के प्राइस के साथ सीधा संबंध रखती है। उम्मीद करता हूं इस चीज से मैं आपको ये समझा पाया। तो ये निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं जिनका डिमांड के साथ सीधा संबंध होता है। ठीक है, डिमांड के साथ सीधा संबंध होता है प्राइस का। हैव यू गॉट इट? इतनी बातें क्या मैं आपको समझा पाया?
उम्मीद करता हूँ समझा पाया। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 10-15 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने बता दिया कि एक्सेप्शन भी कुछ होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगला जो हमारा विषय है बच्चे इस टॉपिक में डिमांड में, वो है इलास्टिसिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के और बहुत प्रश्न आएंगे आपके वहां से। समझ में आएगी बातें? चलो तो हेडिंग बनाते हैं इलास्टिसिटी। देखो बच्चे, क्या है इलास्टिसिटी, क्या इसका मतलब होता है? हिंदी में इसको कहते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हिंदी में भी बताओ। बच्चे मैं दोनों भाषाओं में बता सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हिंदी मेरी मातृभाषा है और मुझे अच्छी लगती है, मुझे बोलना भी पसंद है और मैं बोलता भी हूँ और बहुत हिंदी के शब्द यूज भी करता हूँ। लेकिन सिर्फ आपके लिए कि आप इन चीज़ों को जल्दी समझ पाओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में और कंप्यूटर में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में हमें दिक्कत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाय रिक्वेस्ट इस बात को सभी फॉलो करना जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। होता क्या है आजकल, HSSC क्या SSC कोई भी लगा लो, वो क्या करता है, जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन है, जैसे रूल, कैट, जनरल बता रहा हूँ भाई, एक बार ध्यान देना मैं क्यों आपको क्या समझाना चाहता हूँ, और लिख लो एनिमल। ठीक है, अब हिंदी में इनका मतलब क्या होता है, नियम। इसका मतलब क्या है, बिल्ली। इसका मतलब क्या है, कुत्ता। इसका मतलब क्या है, जानवर। ये होता है हिंदी में मतलब। अगर मैं हिंदी में पेपर सेट होगा तो आपको ये इंग्लिश में मिलेंगे ऑप्शन, ये हिंदी में मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर आजकल बहुत ज़्यादा चटका हो गया है, वो आपको ऐसे देगा ही नहीं। हिंदी में भी कैसे देगा, ऐसे देगा, रूल ऐसे लिख देगा, रूल। कैट ऐसे लिख देगा, डॉग ऐसे लिख देगा, एनिमल। अब कर लो भाई हिंदी इंग्लिश, कर लो हिंदी इंग्लिश, बराबर है। बताओ क्या मतलब है इस चीज़ का? सिर्फ उसने क्या किया, इसी चीज़ को देवनागरी लिपि में लिख दिया, बस इतना अंतर है। और साइंस के, कंप्यूटर के बहुत से शब्द आपको जो इंग्लिश में स्पेलिंग मिलेगी ना, उसी को हिंदी में लिख देगा। जैसे मान लो कोई स्पेलिंग है हेरिडिटी, तो वो इंग्लिश में लिख देगा ऐसे, हेरिडिटी, और हिंदी में जो पर्सन रहेगा उसमें लिखा मिलेगा हेरिडिटी। अब भाई इसमें क्या हिंदी है, कोई मुझे बता सकता है क्या हिंदी इसमें? हिंदी तो ये होती है, वो लिखता है ऐसे, ये हिंदी है। ये शब्द ही नहीं मिलेगा आपको, वो लिखेगा इंग्लिश में ऐसे लिख देगा, हिंदी में ऐसे लिख देगा। बच्चा सोचेगा फिर क्या नया शब्द है। बात की गहराई को समझे? ये है बात, तो समझो बच्चों। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझो, क्योंकि एग्जाम में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, और मिलेंगी वो तो 100% है भाई। देखो करते हैं शुरू फिर। बच्चे सिलेक्शन लेने वाले में और नहीं लेने वाले में सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 60-65 क्वेश्चन तो हर विद्यार्थी के सही होंगे भाई, उसमें कोई फंड बट को ना, वे तो पूरी दुनिया का सही होगा जो जो पेपर देने जाएगो। मेन बात यह है कि सिलेक्शन है गो 75 पे, ये 10 नंबर का इतना बढ़ेगा, यह इंपॉर्टेंट है। ये तुक्का सी ना बढ़ी, ये पढ़ने से बढ़ेगा, क्योंकि आपका 60-65 तो ऑलरेडी तुक्का तक्का मार का आ चुका, समझा? तो यह जो मेहनत हम कर रहा है 65 खातर ना कर रहा, ये मेहनत कर रहे हैं 10-15 नंबर बढ़वाने कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे खड़े होकर आपको इतनी बातें बता रहे हैं। अगर 65 नंबर तक की मेहनत करवानी रहती तो खातर माने इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत को ना, वे आप जो किताब पढ़ रहा सो वो खातर आपने किताब आने की कोचिंग मारने की जरूरत को ना। ये जो आप आगे के सिलेक्शन लेने के लिए जो आते हो ना, ये 10-15-20, इसके लिए मेहनत करवा रहे, इसके लिए सारे टीचर मेहनत करते हैं कि नई चीज़ें हम बच्चों को क्या बताएं कि जिसका जो पर्सन किसी का सही नहीं हो हमारे बच्चों का हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना।
चलो अब हम अपने विषय पे आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। देखो होता क्या है, होता क्या है मेरे भाई, होता ये है कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को हिंदी में वैसे कहते हैं हम मांग की लोच, लोच। अब लोच जैसे आटा में लोच लगाओ सो तो आटो बद तो जाए से, तो वही है मांग की लोच। तो ये लोच क्या है क्या नहीं है पहले आपको समझ आता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। क्या होता है मेरे भाई, चेंज। जैसे रबड़ होता है, रबड़ को हम ऐसे खींचते हो वो बड़ा होता है, फिर छोड़ देते फिर छोटा हो जाता है, ऐसे होता है ना, चलता है ये इलास्टिसिटी। हम क्या कहेंगे, ज़्यादा इलास्टिक्स है, ज़्यादा कैसे है, इलास्टिक्स है। अब हम शब्द यूज करते हैं इलास्टिक, खूब यूज करते हैं, अरे यार यह तो शर्ट इलास्टिक्स है या जीन्स इलास्टिक्स है भाई, हाँ इलास्टिक्स है। तो वही है इलास्टिसिटी और कुछ नहीं है। बस इसको हमें इसमें से देखना है कि हमारी डिमांड में क्या होती है इसका, वही है सेम चेंज। देखो बच्चे ये बातें हमने पढ़ी कि प्राइस बढ़ने घटने से डिमांड पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, चेंज होगी डिमांड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, हाउ मच, हाउ मच का जो रिप्लाई है ना वो हमें मिलेगा इलास्टिसिटी से, कि कितना चेंज, 5 10 20 50 कितना को चेंज। समझ पाए मेरी बात को? तो यह तो देसी बात है कि बिल्कुल देसी, कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज होगा वो हमें पता लगाना है, तो उससे हम इलास्टिसिटी से पता लगाते हैं। क्लियर? अब इसमें गहरी बातों में हम सीखेंगे कि एक्चुअली इसकी साइंटिफिक परिभाषा क्या है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक की भाषा में इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड, चेंज इन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना इसको। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, कितनी डिग्री तक रेस्पॉन्ड करेगा, चेंज इन डिमांड विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। ये परिभाषा है इलास्टिसिटी की। मतलब कि डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा जब हम उसके प्राइस को चेंज करेंगे, प्राइस के चेंज के साथ डिमांड में जो चेंज आता है उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको हम साइंटिफिक रूप से क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आए तो आपको इसी पे टिक करना है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। उम्मीद करता हूं ये बातें मैं आपको समझा पाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, मतलब इलास्टिसिटी की अगर हम देखें तो क्या करेंगे, चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस। बिल्कुल देसी भाषा में बताइए, चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस। समझ पाए मेरी बात को? बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। देखो बच्चे, आप बार बार नाम सुनोगे, दो नाम आप बार बार सुनोगे, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको पहले ही बता दूं। क्या? एक आप नाम सुनोगे इलास्टिक, और एक आप नाम सुनोगे इन इलास्टिक। एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। बहुत मोटी भाषा में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, इलास्टिक शब्द जहां भी आपको मिले तो उसका मतलब एक ही समझना, उसका मतलब यह है कि ज्यादा चेंज इन डिमांड। मतलब
कि प्राइस के साथ डिमांड में ज्यादा चेंज आओगे। कैसो चेंज आओगे? ज्यादा ज्यादा चेंज। अगर इन इलास्टिक शब्द से तो मतलब है कम चेंज। जैसे एग्जाम्पल दे के बताऊंगा आपने, एक से नमक और एक से हीरो, एक से नमक एक से हीरो। अब एक बात तो, नमक का प्राइस बढ़ेगा तो की डिमांड पे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि नमक हमारी नेसेसरीज है, हमारा जीवन की आवश्यक वस्तु से। हमने नमक खाना ही पड़ेगा कहीं भी हालत में, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट भी तो देता है भाई। समझ में आई बात? तुम ज़्यादा चेंज ना पड़े। ऐसा ही हीरो से पैसा सी तो खरीद सका सा, कोना तो कोना खरीद सका। मतलब अगर हीरा का प्राइस आज 100 रुपया सी, आज मेरी खरीदने की हिम्मत से, कल है जी 1000 रुपया मेरी हिम्मत कोना, तो बहुत ज़्यादा चेंज है। वो कितना ग्राहक टूट का बताओ, लोग बाग ना खरीदेगा, क्योंकि हीरो मतलब कि नेसेसरी कोई से लग्जरी आइटम्स है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा डिमांड के ऊपर। प्राइस बदलता, डिमांड बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। बोलो बदलेगी नहीं बदलेगी? समझ पाए मेरी बात को? तो यही है। तो इलास्टिक शब्द जहाँ भी मिलेगा उसका मतलब क्या हो गया? ज़्यादा चेंज। इन इलास्टिक जहाँ भी मिलेगा उसका मतलब कम चेंज। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीज़ आपको, ये सिर्फ यही मिलेगी। कहते हैं सोचो किताबें मिल जाएंगी। चलो अब ध्यान से समझते हैं। क्या? देखो बच्चे, मेथड ऑफ इलास्टिसिटी, मेथड टू फाइंड इलास्टिसिटी, कि भाई इलास्टिसिटी को फाइंड करने के मेथड कौन से? तो 3 मेथड है, इंपॉर्टेंट है, आसान है। सबसे पहला होता है परसेंटेज मेथड, इसी को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। आपका जो सिलेबस दिया हो, सिलेबस में लिखी हुई बातें, क्रॉस इलास्टिसिटी। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा जियोमेट्रिक मेथड, या इसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड। ठीक है, हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस है। ये भी आसान है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है और आसान है, कुछ नहीं है इसमें। कभी नहीं सोचो ना, एक बार एक चीज़ बताऊंगा, सारा मेथड हमारे लगेगी, समझ में आएगी बात ये। तो एक बात बताऊंगा, तो इलास्टिसिटी फाइंड करने के मेथड कौन कौन से हैं मेरे भाई? एक होता है परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं पॉइंट मेथड, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे, हम सिर्फ परसेंटेज मेथड को डिस्कस करेंगे, उसी से मैं आपको समझा दूंगा कि लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, क्या है क्या नहीं सब समझ जाओगे आप। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। डस्टर का नहीं हाथ जाए से, डस्टर है नहीं एक्चुअली, डस्टर तो हाथ में है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझते हैं बच्चे। देखो बच्चे, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप सभी ने एक बात देखी है कि हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ है, ये प्राइस बताया था। एक चीज से आप सब कुछ देखो बच्चे, जो बच्चा समझदार होगा ना वो समझ गया होगा कि इससे सब कुछ निकल के आएगा। आप जो निकलना चाहते हो ना, इलास्टिसिटी इसी से निकलेगी, प्राइस इंक्रीज एक्सपेंड डिक्रीज सब इसी से निकल जाएगा। ये लाइन खींचो और जो वो पर्सन में कह रहे हो वैतरा ही बना दो, अपना आप उत्तर आ जाएगा, कहनो के चाहो से हो। समझ में आएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऐसे होता है। यहाँ पे होती है डिमांड, क्वांटिटी डिमांड लिख लो आप। देखो बच्चे भाई, ये 5 तरह की इलास्टिसिटी आप फाइंड कर सकते हो। कितने तरीके की? 5। कैसे? ये होगी, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो भाई, ये जो लाइन है जो पहले हमने ग्राफ बनाया था, इसको हम कह लेते हैं, मान लो E बराबर 1, ये 1 है। ये क्या है? 1। देखो गिनती ऐसे चलती है, 0 1
2 इधर माइनस, मतलब कि -2, ऐसे चलती है आपकी गिनती। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीजें 0 से 1 के बीच में होंगी, कुछ 1 से बड़ी होंगी, यही होगा ना भाई, नेगेटिव तो जा नहीं पाएगा। तो 0 से हमारा स्टार्ट हो जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। देखो अगर मैं बात करूं कि इपी बराबर 1, तो यहाँ पे इपी लेस देन 1, यहाँ पे देखो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे कट भी कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपी बराबर 0, यहाँ पे इपी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपी अनंत। मतलब क्या हुआ ये, अगर आप इसको देखो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये ग्राफ बना तो दियो अपन, एक बार को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर छोटो छोटो बनाए के आपने दिखाऊंगा। देखो बच्चे, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि या लाइन से अगर अपन कितना भी करा जाएगा तो ये डिमांड, तो ये डिमांड होगी यहाँ पे क्वांटिटी कुछ भी, तो ये तो फिक्स है। क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, फिक्स। प्राइस चाहे कुछ भी हो, प्राइस चाहे कुछ भी हो, ये क्वांटिटी बदल रही है, नहीं बदल रही। मतलब हम जानते हैं इलास्टिसिटी का मतलब होता है डेल क्यू अपॉन में डेल पी, मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी में बदलाव ही 0 है तो प्राइस पे चाहे कुछ भी प्रभाव पड़ो, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। और जब ये 0 के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितना चेंज हुआ, क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी का तो मतलब यही होता है कि चेंज कितना हुआ, तो आप कहोगे जी यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ। जब चेंज हुआ ही नहीं तो मैंने आपको बताया 2 शब्द, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इन इलास्टिक जब कम चेंज, और इलास्टिक मतलब जब ज़्यादा चेंज। तो यहाँ पे ये इन इलास्टिक तो हो गया क्योंकि चेंज हुआ नहीं, कम हुआ। और जब चेंज 0 हुआ तो इसी का आगे हम शब्द लगा देते हैं परफेक्टली। क्या शब्द लगा देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब ये इन वस्तुओं की डिमांड पे प्राइस के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप देखा तो जो भी हमारे जीवन की नेसेसरी वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, जीवन की नेसेसिटीज हैं, उनमें हमेशा जो डिमांड के साथ इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न क्या आएगा, वो क्या कहेगा कि जीवन के लिए या कैंसर की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयों की डिमांड किस तरीके की रहेगी। ऑप्शन दे देगा आपने 4, तो हमने बेरो कैंसर की दवाई जीवन खातर जरूरी सी। अब उनका प्राइस चाहिए 100, 200, 500, 1000 और लाख हो, करोड़ हो, जब लोग ने चाहिए तो चाहिए, तो उसकी डिमांड कैसी हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब प्राइस से डिमांड पे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डिमांड तो वही रहेगी उसकी। ऐसे देखे, मान लो कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स नहीं लेते लोग बाग, वो नशा करते, चिट्टा विट्टा खाते हैं, मुझे इसका बेरा नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, तो वो ड्रग्स लेते हैं, तो वो जीवन की उनकी नेसेसिटी है कि अगर ना ली तो वैसे मर जाएगा। अब उनका ड्रग्स का चाहिए प्राइस 100 रुपया और चाहिए 500 रुपया, जो चोरी करनी पड़ो उन्हें, लेकिन लेगा, तो इसकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, क्योंकि वो नेसेसरी बन गई। ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान नेसेसरी है। अब मान लो रोटी चाहिए खान खातर, तो वो रोटी चाहिए तो अब चाहिए, आटा का दाम 100 रुपया हो, चाहिए 500 रुपया हो तो चाहिए, क्योंकि आटा का काम कोई दूसरी चीज़ थोड़ी ना कर सके, कितना दिन कर देगी। मेरी बात समझ, बात की गहराई को समझे बच्चे, यही है। अब देखो इसको कहते हैं हम, देखो 1 से कम है, 1 पे हो जाता है हमेशा, 1 पे हो जाता है हमेशा, जहां पे भी 1 हो वहां के उसमें हो जाएगा हमेशा क्या मेरे भाई, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या हो गया कि जितनो चेंज डिमांड में से उतना प्राइस में से, दोनों बराबर ही सभी एक आस्के से, भाई ये दोनों जब बराबर रहेंगे तो ही कट के 1 आ जाएगा। तो यूनिटरी का मतलब क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक।
जहां पे एक रहेगा वहां पे यूनिटरी आ जाएगा, एक से कम रहेगा तो इनइलास्टिक, एक से ज्यादा रहेगा मतलब ज्यादा चेंज आ रहा है ना तो इलास्टिक। और अगर डिमांड में फर्क पड़ ही नहीं रहा, देखो यहां पे मिलाओ, प्राइस सेम रहेगा, हर पॉइंट पे प्राइस बराबर है, ये सेम है, मान लो 10 जो 100 है तो 100 है, प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब परफेक्टली इलास्टिक को मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज है डिमांड में, बहुत ज्यादा कैसे है, चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा पाया कि ये इन इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, इन इलास्टिक एक से कम होता है, इलास्टिक एक से ज़्यादा होता है। और भी गहरी बातें हैं लेकिन वो वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कुछ, क्योंकि मैं डाउट रखना नहीं चाहता आपका कोई प्रकार का। अभी इसमें थोड़ा सा और उतरूंगा ना, परसेंटेज मेथड वगैरह और बताऊंगा, तो आपको और डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम लोग, बाकी कल करवाएंगे इसको। तो मिलते हैं कल एक नए उत्साह उमंग के साथ, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हम सप्लाई पढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई में एक बात ध्यान रखना आप लोग, डिमांड का जस्ट उल्टा है सप्लाई, जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। डिमांड एक बार पढ़ लिया, सप्लाई अपने आप हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, बाकी तो वही है जो है, टाइम जितना बचेगा और जितनी हम आपकी मदद कर सकते हैं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करो, शेयर करो, कोई क्यूरीज होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, इतना ही मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और भाई हम तो मेहनत ही करवा सकते हैं, मेहनत के अलावा मुझे और तो कुछ आता नहीं, मुझे पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ बस, इसीलिए आपको पढ़ा लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बाकी तो ऐसा है नहीं। तो मिलते हैं कल एक नए उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए राम राम, बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।